मुंबई बंदरगाह की हवा दिसंबर 2019 की उस रात कुछ अलग थी। सामान्य दिनों की तरह न तो फेरी की सीटी गूंज रही थी, न जहाजों के हॉर्न। पर उस रात आर्माडा 7 नाम का एक बड़ा प्राइवेट कार्गो शिप चुपचाप बिना किसी मीडिया कवरेज के डाक से दूर समुद्र की गहराई में उतर रहा था। जहाज का नाम कई लॉगबुक में मिलता है, लेकिन उसकी यात्रा का रिकॉर्ड उस रात का किसी भी आधिकारिक फाइल में मौजूद नहीं। शुरुआत सीधी नहीं थी। आर्माडा सेवन कोई आम जहाज नहीं था। 8,000 टन का स्टील बेस्ड, 15 क्रू मेंबर और एक रहस्यमय कंटेनर जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, टॉप सीक्रेट, डू नॉट ओपन, खोलना मना है। इस कंटेनर को किसने भेजा, इसमें क्या था, किसको पहुंचाना था, इन सवालों के जवाब किसी क्रू मेंबर को भी नहीं पता थे। कप्तान विक्रम सावंत, 20 साल का समुद्री अनुभव, पर उस दिन उनके चेहरे पर एक अजीब खामोशी थी, जैसे वह कुछ छुपा रहे हो। समुद्र में पहला संकेत मध्य रात्रि 12:47 बजे। जहाज ने मुंबई तट से 14 किलोमीटर दूरी पार की थी। तभी रडार ऑपरेटर ने देखा, स्क्रीन पर अचानक एक ब्लाइंड स्पॉट उभर आया। एक काला धब्बा जो किसी जहाज, किसी चट्टान, किसी लहर जैसा नहीं था। सर, यह क्या है? रडार ऑपरेटर जेकब ने पूछा। कप्तान विक्रम ने स्क्रीन पर एक सेकंड देखा, फिर धीरे से बोले, इग्नोर इट, आगे बढ़ो। लेकिन रडार तकनीक के अनुसार ब्लाइंड स्पॉट सिर्फ 3 शक्लों में आता है। पहला बहुत पुराना, पानी में तैरता मलबा, दूसरा कोई मृत व्हेल, या तीसरा कुछ ऐसा जिसका आकार मछली पहचान ही न सके। क्रू के मन में पहला डर यही उतरा। पहली अनजान आवाज रात के 1:23 बजे जहाज के निचले डेक से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज कंटेनर से टकराई हो। इंजीनियर रोहन नीचे गया। उसने नीचे से इंटरकॉम पर घबराते हुए कहा, सर, कंटेनर खुद हिल रहा है। ऊपर सभी एक दूसरे को देखने लगे। कप्तान ने आदेश दिया, कोई उसके पास नहीं जाएगा, उसे मत छुओ। पर यह आदेश देर से आया था, क्योंकि रोहन की आवाज अचानक इंटरकॉम से चीख बन गई। यह हिल रहा है, कोई अंदर है। आवाज कट गई। रोहन गायब। आर्माडा 7 की रिकॉर्ड की गई अंतिम आवाज। जहाज के ब्लैक बॉक्स में एक रिकॉर्डिंग मिली, काल्पनिक पर वास्तविक शैली में। 1:26 बजे। वी आर लॉसिंग वन क्रू मेंबर, समथिंग इज इनसाइड द कंटेनर, कैप्टन रिक्वेस्टिंग इमीडिएट असिस्टेंस। लेकिन यह मैसेज कभी कोस्ट गार्ड तक नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि तभी जहाज की सारी कम्युनिकेशन लाइन डेड हो चुकी थी। कप्तान का आखिरी आदेश। कप्तान विक्रम ने सभी को मुख्य डेक पर इकट्ठा किया। उनकी आवाज ठंडी थी। यह कंटेनर सिर्फ एक कार्गो नहीं है। इसे आज रात मुंबई से बाहर भेजने का आदेश ऊपर से आया है, और हमें किसी भी कीमत पर इसे खोलना नहीं है। क्रू मेंबर में से किसी ने पूछा, लेकिन अंदर क्या है? विक्रम ने बस इतना कहा, जो भी है वह इंसानों के लिए नहीं बनाया गया। जहाज पर खामोशी। लहरें तेज हो चुकी थी, और तभी कंटेनर का लॉक अपने आप टूटने लगा। आर्माडा 7 के डेक पर खड़े सभी 14 क्रू मेंबर्स सिर्फ उस एक कंटेनर को देख रहे थे, जिसका लॉक अपने आप हिल रहा था। यह कोई आम लॉक नहीं था। यह था टाइटेनियम ग्रेड मिलिट्री लॉक, जिसे काटने के लिए प्लाज्मा टूल चाहिए होता है। लेकिन लॉक टूट रहा था, जैसे अंदर से कोई उसे धकेल रहा हो। धीरे धीरे अंदर से एक घिसटने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धातु को नाखून से खुरच रहा हो। फिर एक दूसरी आवाज, न बहुत तेज न बहुत धीमी, कोई है वहाँ। सभी की रगों में खून जम गया। वह आवाज इंसानी थी, पर सामान्य इंसानी आवाज जैसी नहीं। बहुत धीमी, टूटी हुई, गूंजती हुई, जैसे कोई गुफा के अंदर से बोल रहा हो। कप्तान विक्रम सावंत का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने तुरंत चिल्लाया, सभी पीछे हटो, कोई भी पास मत आना। लेकिन जूनियर क्रू मेंबर अब्दुल खान डर के बावजूद आगे बढ़ गया। सर, शायद अंदर कोई जिंदा है, कोई कैद में है, कोई घायल है।
कप्तान ने उसे रोका। अब्दुल, पीछे आओ अभी। पर वह 2 कदम आगे बढ़ चुका था। लॉक गिर गया। लॉक जमीन पर गिरा। कंटेनर का दरवाजा हल्का सा खुला, सिर्फ 1 इंच। अंदर बिल्कुल अंधेरा, कोई रोशनी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, बस वो एक गूंजदार फुसफुसाहट। मुझे बाहर आने दो। अब्दुल ने टॉर्च उठाई और अंदर झांकने के लिए झुका। कप्तान और बाकी सभी चिल्लाए, पीछे हटो, लेकिन उनकी आवाज भी देर से पहुंची। धातु की दीवारों पर कुछ उकेरा हुआ दिखा, न छोटे अक्षर बल्कि बड़े बड़े नाखूनों से बने गहरे निशान। कंटेनर कंटेनर के भीतर पूरा स्टील अंदर से फटा हुआ था, जैसे कोई सैकड़ों बार दीवारों से टकराया हो। अब्दुल ने धीमी आवाज में कहा, सर, अंदर कोई इंसान नहीं है। पर वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया। अंधेरे अंधेरे से एक हाथ बाहर आया। अंधेरे के बीच से एक तेज पीलापन लिए लंबी उंगलियों वाला हाथ बाहर झपटा। उसने अब्दुल के चेहरे को पकड़ लिया। सब कुछ सेकंडों में हुआ। अब्दुल चीखा भी नहीं, उसका मुंह जैसे दबा दिया गया हो। हाथ इतनी तेजी से वापस अंधेरे में गया कि किसी ने साफ देखा भी नहीं कि वह हाथ था या कुछ और। अब्दुल जमीन पर गिरा बिना हरकत। उसकी आंखें खुली हुई थी, पर आंखों के अंदर सिर्फ सफेदी थी, काली पुतली गायब। पूरी क्रू ने पहली बार देखा, वह चीज इंसान नहीं थी। कप्तान का आदेश, जहाज में मोड़ दो। कप्तान की आवाज कांप रही थी, लेकिन आदेश साफ था, आर्माडा 7 को तुरंत पीछे मोड़ो, हम मुंबई वापस जा रहे हैं। नेविगेशन टीम ने जहाज मोड़ दिया, लेकिन उसी समय रडार पर वही ब्लैक स्पॉट फिर प्रकट हुआ, और इस बार वह जहाज के बिल्कुल नीचे था। इंजन फेल होने लगे। एक एक कर जहाज के भारी इंजन 8 मशीनों में से 3 बंद हो गए। इंजीनियर हेमंत चिल्लाया, सर, इंजन के अंदर कुछ है, जैसे कोई धातु चीख रहा हो। कप्तान चिल्लाए, क्या बाहर से हमला है? हेमंत ने जवाब दिया, नहीं सर, अंदर से। कंटेनर का दरवाजा पूरा खुल गया। धीरे धीरे क्रिक क्रिक। कंटेनर का दरवाजा लगभग 3 फीट खुल चुका था। अंदर काला अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में 2 पीले आंखें चमक रही थी। इंसानों जैसे नहीं, बल्कि ऐसी जैसे किसी गहरी समुद्री गुफा में रहने वाले प्राणी की। किसी ने आज तक जिसकी आंखें न देखी हो। बाहर वहां एकदम ठंडी हो गई। पूरे जहाज का तापमान अचानक 8.8 सेल्सियस कम हो गया, और तभी अंदर से वो आवाज आई, बहुत साफ, बहुत स्पष्ट, मैं भूखा हूँ। कंटेनर के भीतर से आती आवाज, मैं भूखा हूँ, ने आर्माडा 7 के हर क्रू मेंबर की रीढ़ तक ठंड पहुंच दी। समुद्र की हवा अचानक पतली हो गई, मानो जहाज किसी दूसरे वातावरण में खिंच गया हो, जहां हवा कम और डर ज्यादा था। कंटेनर का दरवाजा 3 फीट खुल चुका था। अंदर अंधेरा, पर उस अंधेरे से एक परछाई निकली। परछाई इंसानी आकार की नहीं थी। यह लंबी थी, इतनी लंबी कि वह कंटेनर के ऊपर तक जाती दिख रही थी। क्रू मेंबर अरुण के हाथ से टॉर्च गिर गई। कप्तान विक्रम ने चुप रहने का संदेश दिया, लेकिन डर चुप कहाँ रहने देता है। हवा अचानक बंद हो जाना। अचानक जहाज के ऊपर की हवा रुक गई। कोई लहर की आवाज नहीं, कोई इंजन की धड़कन नहीं, कोई हवा की सरसराहट नहीं, बस एक सन्नाटा, जैसे जहाज समुद्र पर नहीं, किसी विशाल खाली कमरे में खड़ा हो। यही सन्नाटा सबसे ज्यादा खतरनाक था। कंटेनर से बाहर पहला पैर, एक धातु जैसे चमकदार, बेहद महीन, लंबा और बाहर निकला। न इंसान जैसा, न किसी समुद्री जीव जैसा। उस पर नाखून थे, तीखे, मुड़े हुए, लगभग 4 इंच लंबे, और पैर हर कदम के साथ जहाज की धातु को हल्का हल्का खरोच रहा था, जैसे धातु किसी गलियारों में घसीटी जा रही हो। इंजीनियर हेमंत बड़बड़ाया, सर, यह क्या है? जहाज पर कोई रिकॉर्ड नहीं, किसी डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र नहीं सर। कप्तान बोले, इसका जिक्र किसी डॉक्यूमेंट में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे इंसानों के बीच कभी नहीं आना था। जिस जगह से वह प्राणी बाहर आ रहा था, वहां से एक काली बदबूदार धुंध फैलने लगी। धुंध धातु पर बैठते ही उसे सड़ा रही थी। रंग उतर रहा था, धातु पिघल रही थी, जैसे कोई एसिड जहाज के ऊपर डाला गया हो।
पूरी क्रू पीछे की तरफ खिसक गई। कप्तान ने चिल्लाया, दौड़ो, ऊपरी डेक पर जाओ। लेकिन प्राणी पूरा बाहर नहीं आया था अभी। वह सिर्फ कदम रख रहा था। तभी जहाज के इंटरकॉम से एक आवाज गूंजी, बचाओ, मुझे बचाओ। सभी चौंक गए। यह अब्दुल की आवाज थी, वही क्रू मेंबर जिसे प्राणी ने पहले ही मार दिया था। लेकिन उसकी आवाज अभी भी जहाज की स्पीकर लाइनों में घूम रही थी, टूटी हुई, गहराई से आती हुई, जैसे वह कोई रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि अभी बोल रहा हो। वह बोलता गया, यह तुम्हें भी ले जाएगा, भागो मत, यह भूखा है। कप्तान ने हाथ से इंटरकॉम काटा, लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कंटेनर के भीतर अब काली रोशनी थी, एक तरह की गहरी जैव दीप्ति, टॉर्च की रोशनी जैसे उस रोशनी को सोख लेती। हर बार टॉर्च अंदर की तरफ जाती, उसका प्रकाश बुझ जाता। कंटेनर की दीवारों पर लाखों नाखूनों के निशान थे, कुछ इतने गहरे कि स्टील फट चुका था, और दीवारों पर कुछ अजीब प्रतीक उकरे हुए थे जो मानव भाषा की तरह नहीं लग रहे थे। वे किसी प्राचीन समुद्री सभ्यता के लगते थे। कप्तान विक्रम ने दांत पीचकर कहा, ये चिन्ह मैंने पहले भी देखे हैं, लक्षद्वीप के पानी के नीचे के खंडहरों में। सभी चौंक गए। दूसरा पैर बाहर आया, प्राणी का दूसरा पैर, और जहाज का झटका। दूसरा पैर बाहर आया। उसके आते ही जहाज अचानक एक तरफ झुक गया। लहरें शांत थी, मौसम साफ था, फिर भी जहाज ऐसे हिला जैसे किसी विशाल चीज ने उसे नीचे से धक्का मारा हो। कई क्रू सदस्य गिर गए, कुछ फिसलकर रेलिंग से टकराए, और तभी नीचे इंजन रूम से एक कड़क चीख आई, सर, इंजन रूम में कुछ घुस गया है, पूरी मशीनरी जम रही है। ऐसा पहली बार था कि कप्तान विक्रम की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अचानक पूरे अरमाड़ा से उनकी बिजली बंद हो गई। अंधेरा, सिर्फ कंटेनर की गहरी आंखें और वह दो पीली रोशनियां। वे आंखें जो शायद हड्डियों के पार भी देख सकती थी। और फिर अंधेरे में एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत नजदीक, अब मैं बाहर आ रहा हूँ। जहाज पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। कंटेनर से निकली काली धुंध ने हवा को जहरीला और भारी कर दिया था। क्रू मेंबर ऐसे सांस ले रहे थे जैसे किसी गुफा में दम घुट रहा हो। लेकिन सबसे भयानक चीज थी, वह प्राणी अभी पूरा बाहर नहीं आया था, सिर्फ दो पैर ही निकले थे, और जहाज पहले ही टूटने लगा था। अचानक जहाज की धातु ने एक लंबी भयानक इंसानी चीख जैसी आवाज निकाली। यह आवाज किसी लहर की नहीं थी, किसी इंजन की नहीं थी। यह आवाज पुल जहाज की बाहरी दीवार से आ रही थी, मानो कोई अदृश्य दानव जहाज को समुद्री गहराई में खींच रहा हो। कप्तान विक्रम चिल्लाए, सभी ऊपर डेक की तरफ भागो। लेकिन उसी वक्त इंजन रूम से 3 लोगों की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। इंजीनियर हेमंत भागता हुआ ऊपर गया, उसका चेहरा सफेद कोट में ले आवाज कांप रही थी, सर, नीचे कुछ रेंग रहा है, यह धातु खा रहा है, इंजन के पाइप, केबल सब गायब। कप्तान ने पूछा, क्रू कहाँ है? हेमंत ने सिर नीचे कर लिया, सर, तीनों गायब है, बस उनके कपड़े मिले हैं। पूरी टीम की सांसें रुक गई। कंटेनर के बाहर केवल पैर ही दिख रहे थे, लेकिन अंधेरा अब मानो खुद चल रहा था। अंधेरे की वह लकीर जहाज की फर्श पर फैल रही थी, जैसे कोई तरल परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही हो। लाइटें बंद थी, पर सभी को महसूस हो रहा था कि प्राणी की आंखें अब जहाज के हर इंसान को देख रही है। क्रू मेंबर अरुण ने खुद को बहादुर साबित करने में गलती कर दी। वह चिल्लाया, मैं कंटेनर बंद करता हूँ, इसे वापस धकेल देता हूँ। कप्तान चिल्लाए, अरुण मत जा, यह आदेश है। लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था। डर कभी कभी इंसान को पागल बना देता है। अरुण दौड़कर कंटेनर के पास गया और उसने दोनों हाथों से दरवाजों को धक्का देने की कोशिश की। उसी सेकंड अंधेरे में 2 चमकदार आंखें तेजी से उसकी ओर झपटी। अचानक कुछ बेहद लंबा, बेहद तेज और बेहद पतला कंटेनर से बाहर निकला। कोई हाथ, कोई पूंछ, कोई टेकल, किसी ने साफ नहीं देखा, पर उसे सबने महसूस किया। एक तेज तिस्कारी और अरुण हवा में उठ गया।
उसके शरीर का आधा हिस्सा प्राणी के पंजों या टेंटेकल में लिपटा हुआ था। अरुण की चीख बचाओ, लेकिन फिर एक झटका और अरुण का शरीर सीधे कंटेनर के अंधेरे में खींच गया। कंटेनर से बस एक आवाज आई, एक नहीं और भी है। कंटेनर के अंदर अंधेरा हिलने लगा। कुछ बड़ा, बहुत बड़ा बाहर आने के लिए तैयार हो रहा था। प्राणी के अंदर घुसते ही जहाज एक तरफ झुक गया। कई बॉक्स गिर गए। डेक का पूरा बाया हिस्सा पानी में फांस आया, पानी के पास आ गया। नेविगेशन ऑफिसर राज ने चिल्लाया, सर नीचे पानी जहाज में घुस रहा है। कप्तान बोले, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, लाइफ बोट तैयार करो। पर तभी लाइफ बोट के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। कप्तान समझ गए प्राणी जहाज की सिस्टम लाइनों तक पहुंच चुका है। यह चीज केवल मार नहीं रही थी, यह जहाज को अपने नियंत्रण में ले रही थी। अंधेरे में इंटरकॉम चालू हो गया। इस बार आवाज इंसानी नहीं थी, यह वह प्राणी था, गहरी गूंजदार, कोई नहीं बचेगा, जहाज मेरा है। कप्तान की आंखों में पहली बार डर की जगह युद्ध वाली चमक आई। उन्होंने क्रू को आदेश दिया, ऊपरी डेक अभी, प्राणी को नीचे रोको, वरना यह जहाज अब समुद्र से ऊपर कभी नहीं आएगा। लेकिन आदेश देना आसान था, बचना सबसे कठिन, क्योंकि तभी काली धुंध से सीढ़ियां का रास्ता बंद कर दिया और कंटेनर का दरवाजा पूरी तरह धड़ाम करके खुल गया। कंटेनर का दरवाजा पूरी ताकत से खुल चुका था। धातु के फटने की आवाज, काली धुंध का फैलना और समुद्र के ऊपर भयंकर सन्नाटा, सब मिलकर आर्माडा 7 को एक तैरते हुए मौत के घर में बदल चुके थे। क्रू के लोग ऊपर भागना चाहते थे, लेकिन सीढ़ियों के पास खड़ी काली धुंध उनकी सांस रोक रही थी। दूर से लहरों की आवाज भी अचानक अपने आप बंद हो गई थी, मानो समुद्र खुद यह दृश्य देखने के लिए चुप हो गया हो। कंटेनर के अंधेरे में कुछ बहुत बड़ा हिल रहा था। पहले 2 पैर, फिर तीसरा छाया जैसा हिस्सा, फिर एक लंबा असामान्य धड़कता हुआ आकार और आखिर अंधेरे से उभरा एक ऐसा शरीर जिसका आकार मानव आंखों ने शायद पहले कभी नहीं देखा था। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट पर उसकी छाया लंबी थी जैसे किसी टावर की। उसके शरीर के हिस्से मानो कई अलग अलग जीवों का मिश्रण थे, कुछ हिस्सा मनुष्य जैसा, कुछ समुद्री जीव जैसा, कुछ ऐसा जैसे किसी ने धातु को पिघलाकर उसमें हड्डियां दबा दी हो। लेकिन सबसे डरावनी थी उसकी आंखें, पीली, गहरी और बिल्कुल स्थिर, जैसे वह हर क्रू के भीतर के डर को पढ़ चुका हो। प्राणी की सांसें बहुत भारी थी। हर सांस के साथ जहाज का तापमान 3.4 सेल्सियस गिर रहा था। कप्तान ने कपकपाते आवाज में कहा, पीछे हटो, यह हमें देख रहा है। लेकिन तभी प्राणी ने अपना सिर झुकाया और एक बेहद लंबा पतला हाथ आगे बढ़ाया। धातु के डेक पर नाखून टकराए। हर कदम के साथ जहाज की फर्श टूट रही थी, जैसे वह जहाज की बनावट को परख रहा हो। क्रू मेंबर समीर ने फुसफुसाकर कहा, सर यह जहाज को खा रहा है। कप्तान ने गुस्से में कहा, भागो सभी ऊपर। लेकिन इससे पहले कि कोई हिलता, प्राणी ने अपनी गर्दन को अमानवीय तरीके से बाएं से दाएं मोड़ा और वह सीधा उनकी तरफ देखने लगा। जैसे ही प्राणी ने एक और कदम बढ़ाया, पूरा जहाज झटका खा गया। मशीनरी हिल गई, सायरन अपने आप चालू हो गए, डेक का बीच का हिस्सा लगभग ढह गया। कप्तान ने लाइट पकड़ते हुए चिल्लाया, भागो अभी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। काली धुंध अचानक आकार बदलने लगी। वह सिर्फ धुंध नहीं थी, वह किसी तरल दानव की तरह फर्श से उठकर मानव आकृतियों को पकड़ने लगी। हेमंत की चीख निकली, सर यह मेरे पैरों से चिपक रही है। धुंध ने उसे घुटनों तक पकड़ लिया। उसकी त्वचा सफेद पड़ने लगी, उसके पैर सिकुड़ने लगे, जैसे उनसे खून खींचा जा रहा हो। कप्तान ने उसके हाथ पकड़ लिए, हेमंत हिलो मत। लेकिन धुंध ने इतना जोर डाला कि हेमंत का शरीर धीरे धीरे धुंध में डूबने लगा। उसके आखिरी शब्द इसे रोक नहीं सकते और वह पूरा धुंध में समा गया, मानो वह किसी काली खाई में
गिर गया हो। जहाज पर जहाज पर एक और चीख, एक और मौत। इस मौत के बाद प्राणी की आंखों में हल्की लाल चमक उभरी, जैसे वह खाने के बाद और मजबूत हो गया हो। उसने धीरे से कहा, एक खत्म 12 बाकी। यह सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। कप्तान खड़े हो गए। उनके चेहरे पर मौत का डर नहीं था, बस जिम्मेदारी का बोझ। उन्होंने कहा, हम इसे जहाज में नहीं रोक सकते, हमें इसे समुद्र में फेंकना होगा। यही एक तरीका है आर्माडा 7 को बचाने का। नेविगेशन ऑफिसर बोला, लेकिन सर, यह समुद्र में गया तो? कप्तान बोले, तो समुद्र इसे संभाल लेगा, पर अगर यह मुंबई पहुंच गया तो लाखों लोग मरेंगे। पूरी टीम खामोश हो गई। यह सिर्फ जहाज को बचाने की लड़ाई नहीं थी, पूरी मुंबई को बचाने की लड़ाई थी। कप्तान आदेश दे पाते उससे पहले प्राणी ने भयानक गति से कूदते हुए सीधे उनके सामने उतर गया। झटके से पूरा डेक चटक गया। कप्तान पर अपने पैरों पर गिरते गिरते बचे। प्राणी ने अपना चेहरा कप्तान के बिल्कुल पास लाकर कहा, तुम मुझे समुद्र में वापस भेजोगे? उसकी सांस जहरीली थी, गंध ऐसी जैसे हजारों साल पुराना पानी। कप्तान ने डर छुपाते हुए कहा, हाँ। प्राणी हंसा, एक भयानक गूंजदार ठंडी हंसी। तो तुम्हारा अंत समुद्र में होगा, पहले तुम फिर तुम्हारा जहाज। और उसने कप्तान पर हमला कर दिया। आर्माडा 7 की खोज अभियान के दूसरे दिन रात ठीक 1:14 बजे समुद्र इतना शांत था कि हवा का एक झोंका भी सुनाई दे सकता था। लेकिन तभी समुद्र ने अपनी सबसे डरावनी आवाज दी, एक लंबी गहरी मानव सी चीख। पर वह किसी इंसान की नहीं थी, वह समुद्र के भीतर से आ रही थी। एनडीआरएफ की खोज नाव SAR-91 उस जगह पर जा रही थी जहां पैरामेडिक सचिन ने आखिरी बार लाइफ जैकेट पहने यात्रियों को देखा था। अचानक सभी सैटेलाइट उपकरण ब्लैक, GPS हट गया, लोकेशन 0 दिखाने लगी, कंपास घूमने लगा। ये कैसे? ऑपरेटर चिल्लाया। एक अधिकारी ने घबराकर कहा, हम समंदर के बीच लॉस्ट कैसे हो सकते हैं? यहाँ हर 20 किलोमीटर पर नाव बूस्टर है। पर सिस्टम जवाब नहीं दे रहा था, मानो किसी चुंबकीय शक्ति ने पूरी नाव को पकड़ लिया हो। SAR-91 के सर्च लाइट में थोड़ा दूर एक बुझती जलती नीली रोशनी दिखी, जैसे कोई सिग्नल या कोई रेस्क्यू प्लेयर। वहां कोई है। सबने डोरियों को पकड़ लिया। नाव धीरे धीरे रोशनी के पास पहुंची, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा, सबके दिल बैठ गए। वह रोशनी एक टूटी लाइन जैकेट पर थी, जो खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे पानी में घुमा रही हो। सुकून देने वाली रोशनी नहीं, खतरे का संकेत। कोस्ट गार्ड ने रात में कप्तान कौस्तुभ का डिजिटल लॉक रिकवर किया। डिलीट फाइलें रिस्टोर की गई। एक एंट्री आंकड़ा दिन पुरानी थी। हमने रात 1:22 पर पानी के नीचे एक विशाल परछाई देखी थी, जैसे कोई बिना आवाज के सरक रहा हो। एक और एंट्री, क्रू इसे समुद्र का साया कहता है। वे कहते हैं यह चलती चीज है, लेकिन दुनिया के किसी भी मैप पर नहीं है। अंतिम लाइन, अगर यह सच है तो खुदा हमारी हिफाजत करे। कमांडर जोशी ने डायरी पढ़कर कहा, कप्तान पहले से डरा हुआ था। इसका मतलब आर्माडा 7 की दिशा कोई जानबूझकर बदल रहा था। कोस्ट गार्ड ने रात में 2 और यात्रियों को बचाया। एक 19 साल का लड़का मानस और एक मछुआरी लक्ष्मीताई। दोनों ने अलग अलग बातें कही। मानस का बयान, हम लोग सो रहे थे, तभी जहाज के नीचे कुछ रगड़ने की आवाज आई, बहुत भारी, बहुत बड़ी चीज। लक्ष्मीताई का बयान, ना रगड़ ना कोई पत्थर, जहाज को किसी ने नीचे से धक्का दिया था, सीधे पेट में टक्कर।
दोनों की बातें अलग थी, पर दोनों में डर एक जैसा था। 1:48 बजे मुंबई मेरीटाइम रिसर्च सेंटर का सबसे सुरक्षित सर्वर, जो समुद्र की गहराई का डेटा रिकॉर्ड करता है, अचानक ऑटो लॉकडाउन में चला गया। इंजीनियर ने कहा, यह सिस्टम केवल 2 वजहों से बंद होता है: कोई डिजिटल हमला या समुद्र में ऐसी वस्तु मिले जो क्लासिफाइड कैटेगरी में आती हो। कोस्ट गार्ड प्रमुख ने पूछा, मतलब? इंजीनियर ने धीमे से कहा, मतलब समंदर में कोई ऐसा मेटेलिक ऑब्जेक्ट मिला जिसकी जानकारी रिस्ट्रिक्टेड है और सिविलियन जहाज़ों से छुपाती जाती है। आर्माडा 7 उसी दिशा में जा रहा था। रात के 2:07 समुद्र अचानक हिल गया। लहरें तेज हो गई और फिर सुना गया वह चीख, गहरी, लंबी, मानो किसी विशाल प्राणी की या किसी टाइटैनिक धातु के टूटने की। एनडीआरएफ जवानों ने कहा, यह शिप टूटने की आवाज नहीं थी, यह तो समुद्र की खुद की चीख थी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हिल रहा हो। नाव में मौजूद सभी लोग कुछ सेकंड के लिए खामोश थे। हवा भी थम गई थी। रात में तीसरा शव मिला, एक क्रू मेंबर का, पर उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी जहाज के डूबने से नहीं बनते। पीठ पर 3 समांतर खरोंचे, कलाई पर गहरे कट और पैरों पर ऐसे दबाव निशान जैसे उसे नीचे से खींचा गया हो। डॉक्टर ने धीरे से कहा, यह डूबकर नहीं मरा, इसे नीचे किसी ने पकड़ा था। सबकी रीढ़ में ठंड उतर गई। कोस्ट गार्ड का जहाज INS प्रभात रात के 3:40 तक उसी बिंदु पर मंडरा रहा था जहां आर्माडा 7 आखिरी बार रडार में दिखी थी। समुद्र की सतह शांत थी, पर नीचे कुछ उबल रहा था, जैसे पानी के भीतर कोई अदृश्य हलचल, जैसे नीचे कुछ तैर नहीं रहा बल्कि रेंग रहा था। यह INS प्रभात ने एक गहराई माप समुद्र में उतरा। आमतौर पर यहाँ गहराई 220 से 240 मीटर होती है। स्क्रीन पर पहली रीडिंग आई 58 मीटर, दूसरी 129 मीटर, तीसरी 11,482 मीटर। कमांडर ने घबराकर कहा, यह क्या बकवास है, यहाँ इतनी गहराई हो ही नहीं सकती। इंजीनियर ने जवाब दिया, सर, गहराई नहीं बदल रही, नीचे कुछ चल रहा है, इसलिए लोकेशन हिल रही है। जो भी वहां था वह विशाल था। सुबह 4:12 एनडीआरएफ के 2 गोताखोर राजदीप और अपर्ण अंदर भेजे गए। कैमरे की फीड लाइव आ रही थी। शुरू में सब सामान्य, टूटी केबिन, सीटें, उखड़े पाइप, फटी दीवारें, लेकिन फिर कैमरे ने कुछ दिखाया जिसने नियंत्रण कक्ष का माहौल बदल दिया। समुद्र के फर्श पर एक बड़ा धातु का दरवाजा, लगभग 40 फीट चौड़ा, आधा रेत में दबा हुआ। राजदीप ने कांपती आवाज में कहा, सर, यह किसी जहाज का हिस्सा नहीं है, यह किसी अंडर वाटर स्कूचर का दरवाजा है। अपर्ण ने टॉर्च घुमाई। दरवाजे के बिल्कुल बीचों बीच एक लाल चेतावनी चिन्ह बना हुआ था, R17, डू नॉट एंटर। यह सैन्य ग्रेड पार्किंग थी, मगर यहाँ किसी की दरवाजे के ठीक बगल में गोताखोर को जहाज की सबसे भारी वस्तु मिली। इंजन 3 का 9 टन वजनी ब्लॉक। यह ऊपर से टूटकर यहाँ नहीं गिर सकता था। इसका मतलब केवल एक था, जहाज नीचे किसी चीज से खींचा गया था। कमांडर सुबोध ने दांत पीचकर कहा, अब साफ है। SHQ ने तुरंत एस्कॉर्ट मांगो, यह साधारण दुर्घटना नहीं है। अचानक कैमरा फीड कांपने लगी, पानी का रंग बदलने लगा, नीला, काला, धुंधला, और कैमरे के पीछे एक चलती परछाई दिखी, धीमी, बहुत बड़ी,
जैसे समुद्र की खुद की दीवार हिल रही हो। राजदीप, अर्पण, वापस आओ, कमांडर चिल्लाया, पर तभी किसी चीज ने कैमरा पकड़ लिया। फिर 1 सेकंड के लिए पूरी तरह सफेद हुई और फिर राजदीप की चीख, सर यह दरवाजा, यह खुल रहा है। फिर कट, नियंत्रण कक्ष में सन्नाटा। ऊपर मौजूद सभी जहाजों ने देखा, जहां गोताखोर नीचे गए थे वहां का पानी अचानक उबलने लगा, जैसे किसी विशाल टैंक में भाप मोड़ी जा रही हो। लहरें गोल गोल घूमने लगी, रिपल्स फैलने लगे। कोस्ट गार्ड कप्तान ने कहा, यह समुद्र का स्वाभाविक व्यवहार नहीं है, नीचे कोई बड़ी मशीनरी चल रही है। और तभी सतह पर एक बुलबुला फूटा, उसके साथ ऊपर आया एक भारी टुकड़ा, आर्माडा 7 का कप्तान का व्हील। यह व्हील केवल ब्रिज के अंदर था, उसका ऊपर आना मतलब सारा ब्रिज ही चीरकर नीचे खींचा गया था। टीम ने राजदीप और अर्पण से कई बार संपर्क किया, कोई जवाब नहीं, मगर उनके ट्रैकर अभी भी एक ही लोकेशन दिखा रहे थे, R17 दरवाजे के अंदर। उनका जाना मतलब दरवाजा सचमुच खुला था। 4:46 बजे सभी उपकरणों ने एक अजीब लो फ्रीक्वेंसी धड़कन पकड़ ली, धम धम, जैसे समुद्र का दिल धड़क रहा हो। इंजीनियर ने कहा, यह किसी प्राणी की आवाज नहीं, यह इंडस्ट्रियल मशीनरी है जो बहुत बहुत नीचे काम कर रही है। कमांडर फुसफुसाया, क्या भारत या किसी विदेशी ने कहा कोई गुप्त अंडर वाटर बेस बना रहा है? और क्या आर्माडा 7 उसी से टकरा गई? उसी समय रडार पर एक काली परछाई पहली बार साफ दिखी, इतनी बड़ी जैसे एक 15 मंजिला इमारत पानी में चल रही हो। समुद्र की सतह शांत थी, पर गहराई में मानो कोई दैत्य सांसें ले रहा हो। कोस्ट गार्ड, नेवी और NDRF तीनों को समझ आ चुका था कि आर्माडा 7 का डूबना साधारण समुद्री दुर्घटना नहीं, बल्कि किसी छिपे हुए समुद्री रहस्य का परिणाम था। और इस रहस्य की चाबी थी R17, वह धातु का अंडर वाटर दरवाजा जो गोताखोर के सामने खुल गया था। राजदीप और अर्पण के कैमरे फिर बंद होने से 3 सेकंड पहले एक अजीब रोशनी रिकॉर्ड कर चुके थे। कमांडर सुबोध ने स्लो मोशन में देखा, रोशनी सफेद नहीं, न पीली, न किसी लाइट की तरह। वह गाड़ी चिपचिपी नीली चमक थी, जैसे किसी रेडियो एक्टिव चीज जैसे टकरा रही हो। इंजीनियर ने कहा, यह लाइट नहीं, यह ऊर्जा का रिसाव है। इसके रंग को देखकर लगता है कि दरवाजे के पीछे कोई बड़ा जनरेटर या रिएक्टर चल रहा है। समुद्र के नीचे रिएक्टर। कमांडर के माथे पर पसीना आ गया। टीम ने ऑडियो को साफ किया। पहले राजदीप की आवाज, अर्पण, यह दरवाजा तो जैसे किसी ने हाल ही में लगाया हो, जंग भी नहीं लगी। फिर अर्पण, उधर देख, वो क्या है? कैमरा झूम कर, तेज हवा जैसी आवाज, और फिर भाग, यह खोल रहा है। ऑडियो कट गया, पर 0.2 सेकंड बाद एक बहुत हल्की आवाज आई, रन डोंट लॉक। किसकी थी? राजदीप की, अर्पण की, या किसी तीसरे की? किसी को नहीं पता। नेवी ने एक और अंडर वाटर ड्रोन उतारा। दृश्य साफ दिख रहा था। R17 दरवाजे के अंदर लोहे की बनी एक सुरंग थी, चौड़ाई 18 फीट, ऊंचाई 12 फीट, दीवारों स्टील प्लेट से ढकी, और हर 20 मीटर पर CCTV जैसे कैमरे। यह सुरंग समुद्र की गहराई में जाती थी। एक अधिकारी चिल्लाया, यह प्राकृतिक संरचना नहीं, इसे किसी ने बनाया है, वो भी बहुत उन्नत तकनीक से। कमांडर ने कैमरे में जूम किया। सुरंग की छत पर लिखा था, से जोन 9, ऑथोराइज्ड पर्सनल ओनली। यह शब्द किसी भी भारतीय या अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नक्शे में किसी जगह पर नहीं पाए जाते। ड्रोन ने आगे जाकर कुछ भारी चीज पकड़ ली। शिप का पूरा इंजन 1 ब्लॉक, पर वह फटा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल पंजे से दबाकर कुचला गया हो। इंजीनियर ने हकलाते हुए कहा, यह दबाव किसी मशीन से नहीं डाला जा सकता। ऐसा लगता है जैसे
किसी हाइड्रोलिक ज्वा या प्रेशर आर्म ने इसे पकड़ा हो। कमांडर, पर समुद्र के नीचे इतनी बड़ी मशीन कौन चला रहा है? कोई जवाब नहीं। ड्रोन 300 मीटर अंदर गया। अचानक स्क्रीन पर एक झटका जैसा पिक्सल शोर आया और फिर दिखा एक बड़ा कमरा जिसके बीचों बीच एक चमकता हुआ रिएक्टर जैसा गोला। रिएक्टर गोला धीमे तरंगे छोड़ रहा था। धम धम। उसी लय में पूरे समुद्र में कंपन फैल रहा था। इंजीनियर ने तुरंत पहचान लिया, यह ईएम पुल्स जनरेटर है। इसी ने आर्माडा 7 के सभी नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिए होंगे। कमांडर, मतलब शिप को जानबूझकर इस जोन की तरफ मोड़ा गया। ड्रोन की लाइटें आगे बढ़ी और वहां एक ऐसा दृश्य दिखा जिसने पूरे ऑपरेशन रूम को जड़ कर दिया। एक धातु का जीव 8-10 मीटर लंबा, पूरी तरह मशीन पर हरकतें किसी जीव की तरह। उसके शरीर पर तेज ब्लेड जैसी फिन, मोटर नहीं, पर वह हवा नहीं, पानी खींचकर चल रहा था और उसकी आंख जैसी जगह पर नीली रोशनी। वह कुछ सेकंड कैमरे के सामने तैरता रहा, फिर बहुत धीरे अपना सिर मोड़ा और सीधे कैमरे की ओर देख लिया। ड्रोन की स्क्रीन काली हुई। कमांडर सुबह चिल्लाए, ड्रोन खो गया। तुरंत सब जहाज पीछे हटाओ। अगर नीचे कोई मशीन जीव था, इसे किसने बचाया? यहाँ क्यों छोड़ा गया? यह R-17 दरवाजे की रखवाली क्यों कर रहा था? और सबसे अहम, क्या आर्माडा 7 उसी चीज से टकराया था या उसे नीचे खींचकर ले जाया गया था? कमांडर ने पहली बार खुद से यह कहते हुए सुना, यही समुद्री हादसा नहीं, यह किसी गुप्त ऑपरेशन का निशान है। और तभी रडार ने अलार्म बजाया। वह धातु का जीव ऊपर की ओर आ रहा था। धातु का वह समुद्री जीव सीधे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। रडार की स्क्रीन पर उसका आकार फैलता जा रहा था, जैसे कोई बड़ी चौड़ी छाया, हर सेकंड और विशाल होती हुई। INS प्रभात और अन्य बचाव जहाजों ने इंजन फुल पावर पर चला दिए, पर देर हो चुकी थी। रात के 5:31 बजे समुद्र ने अचानक एक बड़ा उभार बनाया और फिर सतह फट गई। पानी के बीच से हवा और फोम के साथ वह धातु का जीव ऊपर निकला। कोई सबमरीन नहीं, कोई ड्रिल मशीन नहीं, यह किसी अज्ञात तकनीक का अंडर वाटर गार्जियन था। लंबाई 30 से 35 फीट, शरीर पूरा काला टाइटेनियम, 2 बड़े फिन जो ब्लेड जैसे, और उसकी आंखें नीले बीकन की तरह चमकती हुई। सतह पर उभरते ही उसने एक बहुत धीमी पर बेहद तीव्र धातु की चीख निकाली, जैसे लोहे की चादरें दबाव से रगड़ी जा रही हो। पूरे समुद्र में लहरें बन गई। जैसे ही जीव सतह पर आया, उसने अपने आगे के ब्लेड ऊपर उठाए और सीधे INS प्रभात की ओर तेजी से बढ़ा। कमांडर सुबोध ने चिल्लाया, दाएं मोड़ो, फुल थ्रस्ट। पर जीव की रफ्तार पानी में असंभव थी। धमाके की आवाज हुई। INS प्रभात का दायां किनारा 10 मीटर तक फट गया। अलार्म बजने लगे। जवान इधर उधर भागने लगे। लहरें जहाज के अंदर घुसने लगी। निगाह में आया कि यह जीव हमला नहीं कर रहा था, यह कुछ डिफेड कर रहा था। यह अधिकारियों ने नोट किया। जीव हमेशा R-17 दरवाजे की दिशा में रह रहा था। जब भी कोई जहाज उस क्षेत्र के पास आता, वह उसी पर झपटता, पर वह लोगों का शिकार नहीं कर रहा था। उसका हर मूवमेंट जैसे प्रोग्राम्ड था, यानी यह कोई प्राणी नहीं, मशीन गार्डियन था, जैसे R-17 के अंदर कोई बड़ा रहस्य हो। जब जीव 2 जहाजों को संकेले दायरे में घुमा रहा था, तभी समुद्र की दूसरी ओर कुछ भारी ऊपर आया। वह था आर्माडा 7 के ब्रिज का टूटा हुआ छत का हिस्सा। लेकिन सबसे डरावनी चीज, तेज खरोच के निशान सीधे समांतर
जैसे किसी बड़े रोबोटिक पंजे ने उसे पकड़कर फाड़ा हो। कमांडर सुबोध का चेहरा सख्त हो गया। कुछ मछुआरों ने बताया कि रात में उन्हें ऐसी चीज सुनाई दी थी, मनुष्य जैसी, पर पानी के अंदर से, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। नाओ ने बताया कि उनके नीचे कुछ घसीटने जैसा लगा, जैसे कोई चीज समुद्र की तह में खींचा जा रही हो। अब वो यह साफ था, कुछ यात्री नीचे कैद किए गए थे, पर किसके द्वारा? आईएनएस वायुगति से आए दो वरिष्ठ अधिकारी कमांडर सुबोध से अकेले में मिले। उनके चेहरे कठोर थे। उनका कहना था, यह R-17 क्षेत्र दशकों से मौजूद है, पर यह जानकारी केवल ब्लैक लेवल तक सीमित है। कमांडर ने अविश्वास में पूछा, पर यह जगह मैप पर क्यों नहीं? वरिष्ठ अधिकारी बोले, क्योंकि यह भारतीय क्षेत्र नहीं है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय गुप्त जोन है, से जोन 9। यह क्षेत्र किसी भी देश की ऑफिशियल जियो पॉलिटिकल सीमा में नहीं आता। यहाँ 1983 से एक अज्ञात संरचना पाई गई थी, जिसे हमने भी नहीं छेड़ा। कमांडर ने डर से पूछा, तो फिर यह धातु जीव? वरिष्ठ अधिकारी, हम नहीं जानते किसका है, पर यह उसी संरचना का गार्ड है, और आर्माडा 7 गलती से उसी के ऊपर पहुंच गई। धातु जीव फिर से पिच बनाते हुए ऊपर की ओर उठा। इस बार SAR-91 बचाव नाव को निशाना बनाते हुए नाव का कैप्टन चिल्लाया, प्लेयर्स उठाओ, कोई भी ध्यान भटकाओ। पर जीव प्लेयर की तरफ भी नहीं मुड़ा। वह केवल उसी दिशा में रुचि रख रहा था जहां जहाज R-17 दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। इसी बीच जीव की नीली आंखें अचानक लाल होने लगी। इंजीनियर डर से बोला, यह चेतावनी मोड में जा चुका है, मतलब अब यह आक्रमण करेगा। ठीक उसी समय समुद्र की गहराई से एक नई आवाज आई, जैसे कोई विशाल मशीन चालू हो गई हो। R-17 के दरवाजे की दिशा तेजी से नीली रोशनी से चमकने लगी। जीव जैसी सतह से उछला, नीचे से उठती रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई, और अगला ही पल वह जीव पूरी स्पीड से एक जहाज की ओर झपट पड़ा। आर्माडा 7 के डूबने की जांच अब अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। लगभग 9 दिन की तलाश के बाद गोताखोरों को वह मिला जिसने पूरी कहानी को बदल दिया। 13 किलोमीटर गहरे पानी में एक अजीब धातु निर्माण मिला। वह न जहाज था, न पनडुब्बी, न समुद्री प्लेटफॉर्म। वह किसी पुराने वैज्ञानिक स्टेशन जैसा था। दीवार पर फेडिड मार्किंग MOS 1978 मरीन ऑब्जर्वेशन स्टेशन। सबके होश उड़ गए। 1978 में भारत ने समुद्र में ऐसा कोई स्टेशन बनाया ही नहीं था। फिर ये था किसका, और इसे छुपाया क्यों गया? अंदर मिले पुराने दस्तावेज से पता चला कि यह स्टेशन एक समुद्र तल कंपन शोध प्रोजेक्ट था, जिसका उद्देश्य था समुद्र की गहराइयों में रहने वाली मेगा क्रिएचर की हलचलों का अध्ययन। प्रोजेक्ट 1980 में एक दुर्घटना के बाद बंद कर दिया गया और इसे हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन सील की हुई संरचना समय के साथ कमजोर हो चुकी थी, और जिस रात आर्माडा 7 डूबा, यही संरचना अंदर से फट गई थी। एक मेगा दबाव रिलीज, और जहाज उसके ऊपर से गुजर रहा था। तो जहाज किसी राक्षस से नहीं, किसी हथियार से नहीं, बल्कि समुद्र की खुद की वैज्ञानिक भूल से टकराया था। ब्लैक बॉक्स में वह जगह है वाले शब्द का मतलब समझ आ गया। 11 साल पहले कैप्टन कौस्तुभ एक छोटा कार्गो शिप चला रहे थे। उन्हें उसी इलाके में अचानक सेवेड डिस्टर्बेंस मिला था। जहाज बाल बचा था। उन्हें याद था कि यह क्षेत्र असामान्य है। उनकी रिपोर्ट सरकार ने दबा दी थी। इसलिए जब उस रात सोनार रीडिंग गलत हो रही थी, कप्तान समझ गए कि
वे फिर उसी मौत वाले जोन में आ गए हैं। 9 से 70 किलो का रिसर्च पैक बिल्कुल खाली मिला था। सभी को लगा कि उसमें कोई चीज थी जो बाहर निकली, लेकिन फॉरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि कंटेनर में नाइट्रोजन समुद्री सिलेंडर रखा था जो दबाव बढ़ने पर खुद फट गया। खरोंचो सिलेंडर के फटने पर लोहे के पैनल टूटने से बनी थी। कोई जीवित चीज नहीं, कोई दैत्य नहीं, कोई रहस्यमय राक्षस नहीं, सिर्फ विज्ञान की एक और गलती।